हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके और हमारे परिवार देव जी के ट्रिक्स पर। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जीवन परिचय। यहाँ पर देख सकते हैं इनका जीवन परिचय एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। इनकी जो रचनाएं हैं वो भी आपकी पूछी जाती हैं। हिंदी साहित्य में इन्होंने अपना बहुत ही योगदान दिया है ना। तो इनमें से जो महत्वपूर्ण है वो भी आपको समझाते हुए चलेंगे। बाकी बहुत ऐसी परीक्षाएं होती हैं जिनमें बहुत ही डिटेल से आपसे पूछा जाता है, तो यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं। और प्ले लिस्ट हमने बना दिया है जहां पर आपको हर एक जीवन परिचय आपको मिल जाएंगे। साथ में हिंदी साहित्य भी आपकी कवर की गई है। तो हिंदी साहित्य के वीडियो देख सकते हैं, चाहे आपका आदिकाल हो चाहे आपका आधुनिक काल, ये सब काल आपके किए गए हैं और जीवन परिचय की प्लेलिस्ट में ही अपडेट कर दिए गए हैं। ठीक है ना। पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमेशा के लिए चैनल आपके काम आएगा, चाहे हाई स्कूल हो, इंटर हो, बीए हो, एमए हो, कंपटीशन हो, टीजीटी हो, पीजीटी, सब के लिए हिंदी यहाँ पर होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जीवन परिचय। अच्छा लगे तो अपना सपोर्ट, प्यार, लाइक जरूर करिएगा। तो देखिए, जब भी हम जीवन परिचय लिखते हैं तो आपके समय देखा जाए तो एग्जामिनर क्या देता है कि आपने जो फ्लो चार्ट बनाया है, जो आपने संक्षिप्त परिचय दे दिया है ना, उसमें आपने जो डाटा दिया है बिल्कुल सही दिया है। तो एग्जामिनर ये फ्लो चार्ट को ये देख लेता है और इसके बाद तुरंत आपको नंबर दे देता है। इसलिए फ्लो चार्ट आप लोग भी अपनी कॉपी में ही बिल्कुल बना दीजिएगा। तो देखिए, जन्म की बात करते हैं तो आपके हरिऔध जी का जन्म 15 अप्रैल सन 1865 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान की बात करते हैं तो इनका जो जन्म स्थान है वो निजामाबाद है, जो कि आजमगढ़ पड़ता है। और यहाँ पर देख सकते हैं इनके पिता का नाम क्या है, तो पिता का नाम भोला सिंह उपाध्याय था। माता का नाम क्या है, तो माता का नाम रुक्मणी देवी था। और शिक्षा की बात करते हैं, स्वाध्याय अर्थात खुद से विभिन्न भाषाओं का दोस्तों ज्ञान किया। और दे सकते हैं आप लोग पढ़ भी रहे हैं, तो याद रखिए स्वाध्याय से विभिन्न भाषाओं का ज्ञान। भाषा शैली की बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिए ब्रज भाषा, खड़ी बोली, प्रबंध और मुक्तक शैली का प्रयोग हुआ है ना। इन्होंने अपनी यहाँ पर कह सकते हैं जीवन में ब्रज भाषा, खड़ी बोली, प्रबंध और मुक्तक जैसी शैली का प्रयोग किया है। मृत्यु की बात करते हैं तो 6 मार्च 1947 ईस्वी को है ना इनके यहाँ पर कह सकते हैं निधन हो जाता है। और यहाँ पर देखिए हमने कहा जन्म और मृत्यु को बिल्कुल ध्यान देना है। पिता माता लिख रहे हैं तो उनको भी आपको ध्यान देना है। यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट आपको दिया है रचना, है ना, प्रमुख रचनाएं हैं। ये परिप्रवास दोस्तों इनका इतना महत्वपूर्ण है कि आप लोग छोटे एग्जाम से बड़े एग्जाम में जाएंगे, लेकिन परिप्रवास की जो रचना है वो आपको पीछे नहीं छोड़ेगी, है ना। तो रचना जो आपकी है परिप्रवास, यहाँ पर देखिए चौखे चौपदे, चुभते चौपदे, वैदेही बनवास, इसके बाद देखिए परिजात और रसकलश। आपको कौन सी याद रखना है हमेशा के लिए जब भी आप रचना लिखेंगे, अभी इसमें जीवन में, है ना, मतलब कह सकते हैं जीवनी में या इनके जीवन परिचय में, तो कुछ रचनाएं तो आपको याद रखना है। जैसे परिप्रवास हो गया, यहाँ पर देखिए वैदेही बनवास है ना, परिजात हो गया और रसकलश, है ना। ये आपको जीवन भर आपको रट लेना है क्योंकि जीवन भर आपको पीछा नहीं छोड़ने वाली है। इसके बाद यहाँ पर देखिए जीवन परिचय हेडिंग डालना है और इसके बाद लिखना है श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। हमने आपको एक बात बताया था कि जब भी किसी को उपनाम होता है वो हमेशा सिंगल इन्वर्टेड कामा में ही होता है ना। तो जैसे यहाँ पर देखो सिंगल इन्वर्टेड दिया गया है, तो हमेशा किसी का उपनाम होगा वो सिंगल इन्वर्टेड कामा में होता है। डबल मत लगा दीजिएगा, याद रखिएगा, क्योंकि एग्जामिनर ये छोटी सी बारीकी को अगर देख लिया तो आपके नंबर यहीं से काट सकता है। आपको क्या करना है, सिंगल इन्वर्टेड कामा में ही हरिऔध को रखना है। याद रखिए, किसी का भी नाम उपनाम होता है तो सिंगल में ही होता है, याद रखेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखें कि जो श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं, ये आधुनिक हिंदी खड़ी बोली के प्रथम महाकवि कहे जाते हैं। ये भी याद रखना है कि आधुनिक हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है, तो आप कहेंगे सर ये हरिऔध हैं। हरिऔध जी का जो जन्म है वो आपके 15 अप्रैल सन 1865 ईस्वी में निजामाबाद में, जो कि आपकी आजमगढ़ में यहाँ पर हुआ था। एक धनाढ्य परिवार, जो कि ब्राह्मण परिवार में, मतलब रईस घर में हुआ था, ब्राह्मण परिवार में। इनके पिता का नाम क्या था, तो पंडित भोला सिंह था। माता का नाम रुक्मणी देवी था। भोला सिंह के बड़े भाई थे पंडित ब्रह्म सिंह, ज्योतिष के अच्छे विद्वान थे। मतलब यहाँ पर देखा जाए तो इनके कह सकते हैं जो आपके पिताजी थे, है ना, हरिऔध जी के जो पिताजी थे भोला सिंह, इनके बड़े भाई का नाम है यहाँ पर भोला सिंह। ये जो भोला सिंह जी थे वो बड़े क्या थे, ज्योतिष के अच्छे खासे विद्वान थे। यहाँ पर देखिए हरिऔध जी की जो प्रारंभिक शिक्षा इन्हीं की देख रेख में हुई, अर्थात यहाँ पर इनके जो बड़े ताऊ जी थे, है ना,
यहाँ पर जिसे हम लोग बड़े पापा के नाम से जानते हैं इस समय, ये आपको प्रचलन में ज्यादा मिलता होगा, बड़े पापा। तो भैया बड़े पापा इनके भोला सिंह जो थे, कह सकते हैं इनकी देख रेख में हुई। मिडिल परीक्षा पास करने के पश्चात ये काशी के किंग्स कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजे गए, किंतु अस्वस्थता के कारण ये पढ़ ना सके। इन्होंने घर पर ही देखिए अंग्रेजी उर्दू का भी अध्ययन किया। इसके बाद देखा जाए तो सन 1982 में दोस्तों इनका विवाह भी हो गया। इसके बाद आते हैं अगले पॉइंट में, विवाह के पश्चात इन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, इसलिए सर्वप्रथम इन्होंने निजामाबाद के तहसीली स्कूल में लगभग 3 वर्ष क्या किया, अध्यापन का कार्य किया। इसके बाद यह तदुपरांत ये कानूनगो हो गए और उत्तरोत्तर उन्नति कर सदर कानून के पद पर भी ये पहुंच गए। संवत देखा जाए तो आपके 1966, ये कह सकते हैं कि सन 1909 ईस्वी में सरकारी नौकरी से अवकाश प्राप्त कर लिया, है ना। अवकाश प्राप्त कर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में क्या, अवैतनिक बिना वेतन के ही ये अध्यापक हो गए। सन 1941 ईस्वी तक वे इसी पद पर रहे, है ना। इसके पश्चात अवकाश ग्रहण कर लिया और आजमगढ़ को ही अपना निवास स्थान बनाया। वहीं रहकर साहित्य सेवा में, हिंदी माता की सेवा में जीवन लगा दिया और यहीं पर देख सकते हैं कि इनका स्वर्गवास भी हो गया। सन 1945 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं अगले पॉइंट में कि इनके साहित्यिक सेवाओं की अगर हम बात करते हैं तो इनकी साहित्यिक सेवाओं में देखिए हरिऔध जी द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि थे। याद रखिएगा, द्विवेदी युग के कवि पूछा जाता है तो कहेंगे सर जो आपके हरिऔध जी थे वो द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि थे। इन्होंने खड़ी बोली को नया रूप प्रदान किया, प्राचीन कथानकों में से नवीन उद्भावनाएं क्या की, इसमें समाहित किया, मतलब शामिल किया। इनके काव्य में वात्सल रस और विप्रलंब श्रृंगार का जगमगाता हुआ रूप झलकता है। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि जो आपके हरिऔध जी हैं, इन्होंने गद्य और पद्य दोनों ही क्षेत्रों में हिंदी माता की सेवा किया है, अर्थात इन्होंने गद्य और पद्य दोनों ही क्षेत्रों में यहाँ पर हिंदी पर यहाँ पर नाम कमाया, हिंदी की सेवा किया, हिंदी की रचनाएं किया। यहाँ पर देखिए हरिऔध जी ने सर्वप्रथम खड़ी बोली में काव्य रचना करके यह सिद्ध कर दिया कि खड़ी बोली में भी ब्रजभाषा के समान ही सरलता और मधुरता आ सकती है। मतलब खड़ी बोली देखो ठेठ लगती है, लेकिन इन्होंने सर्वप्रथम ऐसी काव्य रचनाएं किया कि खड़ी बोली में ही कह रहे हैं बिल्कुल सरलता मधुरता आ गई, है ना। ये आपके वही व्यक्ति हैं जो खड़ी बोली को भी देखा जाए एक कह सकते हैं सरलता और मधुरता में यहाँ पर व्यक्त कर दिया, सिद्ध कर दिया। इनमें एक श्रेष्ठ कवि के समस्त गुण थे। इनका कह सकते हैं इनका जो प्रियप्रवास है, याद रखिए, हमेशा याद रखना प्रियप्रवास है, ये इनका एक महाकाव्य है। प्रियप्रवास क्या है, महाकाव्य है। अपनी काव्यगत विशेषताओं के कारण हिंदी महाकाव्यों में याद रखिए माइलस्टोन माना जाता है ना। कौन, प्रियप्रवास जो आपका है, याद रखिएगा। निराला के शब्दों में इनकी यह सबसे बड़ी विशेषता है कि ये हिंदी के सार्वभौमिक कवि हैं। खड़ी बोली, उर्दू के मुहावरे, ब्रजभाषा, कठिन सरल सब प्रकार की कविता की ये रचना करते थे दोस्तों, याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर लिखना है आपको कृतियां। कृतियों में याद देखिए हरिऔध जी मूलतः कवि ही थे। उनके उल्लेखनीय ग्रंथ निम्नलिखित में से है। तो यहाँ पर देखिए प्रिय प्रवास, है ना। प्रिय प्रवास हमने कहा महाकाव्य है। प्रिय प्रवास के लिए दोस्तों याद रखिए इनको मंगला प्रसाद पुरस्कार से प्रशोधित किया गया, अर्थात मंगला प्रसाद पुरस्कार दिया गया। हरिऔध जी का सबसे प्रसिद्ध, है ना, और सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा था, यही प्रिय प्रवास था। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है दोस्तों। कभी क्वेश्चन बनता है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य बताइएगा, तो आप बताना है प्रिय प्रवास हो जाएगा। अन्य कवि सम्राट, देखिए यहाँ पर अन्य कवि सम्राट में वैदेही वनवास, परिजात, रस कलश, चुभिते चौबिदे, है ना, यहाँ पर ठेठ हिंदी का ठाठ, आदिकिला हुल और रुक्मणी परिणय, ये आपकी इनके और भी रचनाएं हैं। याद रखिएगा कि ठेठ हिंदी का ठाठ भी पूछेगा, वैदेही वनवास पूछा जाता है, परिजात भी पूछा जाता है, रस कलश भी पूछते हैं, है ना। और इसके बाद यहाँ पर प्रिय प्रवास तो पूछा ही जाता है। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास भी यहाँ पर दे सकते हैं। इनका महत्वपूर्ण आपको कह सकते हैं, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास भी महत्वपूर्ण इनकी कृति है। इसके बाद देखिए इन्होंने बाल साहित्य में भी, है ना, बाल साहित्य में देखिए बाल विभव, बाल विलास, फूल पत्ते, चंद्र खिलौना, खेल तमाशा, उपदेश कुसुम, बात गीतावली, चांद सितारे और पद्य प्रसून, इनमें से आपको 2-3 याद रखना है। बाल साहित्य जब दिया है तो बाल विभव, बाल विलास, फूल पत्ते, चंद्र खिलौना आप लिख सकते हैं। बाकी हमने कहा कि आप देखिए जब हाई स्कूल इंटर में होते हैं
तो अगर आप वहां पर रचनाएं डाल देते हैं, रचनाओं के बाद अगर ये जो हमने रचना बताया कि परिप्रवास, वैदेही वनवास, यहाँ पर परिजात, रस कलश, है ना, ठेठ, हिंदी का ठाठ, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, आपको नंबर मिल जाएगा। लेकिन थोड़ा सा और आगे आप जब बढ़ते हैं बीए में और एमए में कॉपी लिखते हैं मेहनत से, तब आप अगर ये लिख देते हैं तो फिर एग्जामिनर आपको पूरा का पूरा नंबर देगा, क्योंकि अभी तो आपको ये 5 नंबर के होंगे और आने वाले जब एमए में पहुंचते हैं, जब यही जीवन परिचय लिखना पड़ता है, तब आपको 15 नंबर मिल जाते हैं। तब आपको यहाँ पर आप अभी आप 80 शब्दों में लिखेंगे, लेकिन बड़े एग्जाम में जाएंगे तो यही चीज को आपको 250 शब्दों में लिखना पड़ेगा, है ना। तब क्या होता है, आपको ये छोटी छोटी चीजें अच्छे से गहन करना होता है, और हमने अभी से आपको बता दिया है, क्योंकि हमारे चैनल पर कंपटीशन भी है। क्योंकि भैया हमने कहा हाई स्कूल, इंटर, इसके बाद बीए, एमए, या आप लोग किसी कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं पुलिस वगैरह की, तो भी हमारे चैनल पर उसकी तैयारी होती है। तो हम आपको वो मोड़ पर ले जा रहे हैं कि आप छोटे से लेके बड़े तक आपको बताते जाएंगे कि कौन सी चीज किस काम में आपकी आने वाली है, ठीक है ना। तो रचनाएं देखो आपको हमेशा मिलेंगी, एग्जाम में बैठेंगे तो रचनाएं ही पूछी जाती हैं, इसलिए रचनाओं को याद करते रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट आपसे दिया गया है साहित्य में स्थान, और साहित्य में स्थान की बात करते हैं। निसंकोच हम कह सकते हैं कि हरिऔध जी काव्य प्रतिभा के विविध रूपणी हैं। वे अपनी रचनाओं में कहीं रीतकालीन तो कहीं भारतेंदुकालीन, कहीं द्विवेदी कालीन तो कहीं नवयुग कालीन, है ना, इनके समस्त रूपों में इनका द्विवेदी कालीन रूप ही प्रमुख आपको दिखाई देता है। भाव और भाषा दोनों ही क्षेत्रों में इन्होंने नए नए प्रयोग किए हैं और आधुनिक युगानुरूप नवीन उद्भावनाएं भी दी हैं। निश्चय ये हिंदी के गौरव हैं, दोस्तों याद रखिएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो इनका जीवन परिचय है कंप्लीट होता है। सीखने को मिला है तो आप लोग जरूर बताइएगा, है ना। और साथ में दोस्तों आप लोगों की कोई अगर राय हो या किसी प्रकार की आप लोगों की अंदर किसी प्रकार की बात अगर आ रही हो कि हाँ ये हमको पढ़ना चाहिए, सर से हम ये पढ़ लेंगे, तो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं, है ना। हम आपको पूरी तरीके से यहाँ पर विचार कह सकते हैं अपने लिखने के लिए यहाँ पर आप स्वतंत्र हैं, और अपने वीडियो में, इस वीडियो के कमेंट में अपने विचार भी दे सकते हैं, किस वीडियो पर वीडियो बनाया जाए, या आपको कोई अगर किसी प्रकार का लगता है कि नहीं हाँ इस चीज पर टॉपिक हो, है ना, या हमको इस प्रकार से समझ नहीं आता या भाषा शैली नहीं समझ में आती है, तो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है ना। वीडियो लाइक करिएगा। प्ले लिस्ट बनी है जहाँ पर हिंदी साहित्य तो आपको बहुत ही बेहतर तरीके से सिखाई गई है। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।